हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में एक प्रेस्टिजियस एग्जाम दैट इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जेक्टिव में 57th रैंक हासिल किया है। तो आइए आपको मिलाते हैं करण शर्मा से। करण, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। Thank you so much, sir. Firstly, congratulations on achieving 57th rank. So, firstly, let us know how are you feeling about it? एक आम से खास होने का सफर कैसा रहा? Obviously, I'm feeling great, but अभी इतना कुछ तो नहीं किया कि आम से खास बन जाए, but definitely जितना स्ट्रगल किया था 2 या 3 साल की प्रेपरेशन में, वो फाइनली एक फ्रूटफुल एंड तक पहुंची है। तो डेफिनेटली द फीलिंग इज ग्रेट राइट नाउ। Karan, what was your background of your education? सर मैंने इंजीनियरिंग की है और माय बैकग्राउंड वाज सिविल इंजीनियरिंग। आई डिड माय इंजीनियरिंग फॉर फ्रॉम जीएनई कॉलेज लुधियाना इन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, तो जनरली हमने यही देखा है, ट्रेंड यही है कि जितने इंजीनियर्स होते हैं वही ज़्यादा एग्जाम देते हैं एंड दे टेंड टू क्लियर द एग्जामिनेशन आल्सो। सो इज इट द टेंडेंसी कि जो इंजीनियर्स हैं वही ज़्यादा एग्जाम में निकलते हैं और स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर बैकग्राउंड आल्सो कैन एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन? आई पर्सनली थिंक दैट एनीवन कैन क्लियर दिस, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है। बट आप ये सोच सकते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हर काम में एफिशिएंसी देखते हैं कि उनको कम टाइम लगाकर ज्यादा आउटपुट क्रिएट हो। तो ये मे बी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। बट अगर एग्जाम क्लियर करने की बात सोचें तो वो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई इंजीनियरिंग स्पेशल नहीं है। तो करण, जनरली एक हिंदी में कहावत भी है कि होनहार बरवान के होत चिकने बात। तो मतलब जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो बचपन से ही नजर आते हैं और आगे जाके एक्सेल भी करते हैं। तो क्या आप भी उन ब्राइट स्टूडेंट्स में से थे ड्यूरिंग योर स्कूल डेज? देखो एकेडमिकली तो आई वाज ब्राइट स्टूडेंट, और इवन स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट था। बट ऐसे सिविल सर्विसेज के लिए मैंने ऐसा नहीं कि बचपन से बहुत एक बड़ा ड्रीम था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है। ये एक ऐसा ड्रीम था जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में डिस्कवर किया और इसकी तरफ मैंने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। So you are saying कि ऐसा कुछ नहीं है कि like if you have to excel in the examination, one has to be very bright. Even an average student can also crack this examination. So Karan, next I would like to ask you कि what was the motivation behind the examination or any role model which you have? See, I don't have someone in my family who's from services, so ऐसा family background नहीं है civil services अच्छा, का। you are the first one who's from Yes, I'm who's the going to into civil services. yes, I'm the first one. बट मेरे लिए मोटिवेशन ये रहा कि सिविल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी पावरफुल सर्विस। हम कई ऐसी चीजें हैं जिसमें चेंज लाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज में आके हम एक बहुत पावरफुल चेंज ला सकते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप बात कर लो एजुकेशन सेक्टर की, हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत कमियां हैं, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर मैं एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं चेंज जरूर ला सकता हूँ। बट अगर मैं एक सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा तो मैं एकदम टॉप लेवल से पॉलिसी चेंजेस लाके उसमें एक बहुत बड़े लेवल का चेंज ले आऊंगा। यही बात है हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की या फिर करप्शन प्रॉब्लम की। तो इन सब बातों से इंस्पायर होके मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत पावरफुल सर्विस है जिसमें आके मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और एक बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। Alright, so point is आपकी motivation रही कि he wanted to serve the society and only with the help of this examination he could serve the bigger purpose of his life. That's interesting. That is interesting, Karan. So Karan, मैं इंटरव्यू से पहले भी आपसे बात कर रहा था कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो बहुत से सवाल लेकर आए थे दैट दे वर वेरी एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू नो मच ऑफ द क्वेश्चन। सो उन्हीं के सवाल मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो व्हाट वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन? सी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी आई थिंक आप जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी को कीप इट वेरी सिंपल। आप सबसे पहले तो इवन ये एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, आप उसका सिलेबस देखें कि वो सिलेबस क्या है उस एग्जाम का। तो यू ऑलवेज स्टिक टू दैट सिलेबस। अगर आप उसके अलावा बहुत कुछ हेयर एंड देयर आप स्टडी करेंगे, आपका अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहली बात है आप सिलेबस देखें और पास्ट पेपर्स को देखकर ट्रेंड्स एनालाइज करें कि इस एग्जाम की क्या डिमांड है, मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और किस तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद जब आप प्रेपरेशन में आ जाते हैं तो आई वुड से जो एक बेसिक लेवल है कि हर कोई अपनी एनसीईआरटी फिनिश करके जो स्टैंडर्ड बुक्स रीड करता है, उसके बाद
एवरीवन शुड जंप फॉर टेस्ट सीरीज, क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है। आप जो आपने पढ़ा है उसको आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस होगी। आप टेस्ट सीरीज करेंगे, आप बार बार रिविजन्स करेंगे, इवन आप कुछ अपने फेलियर से भी सीखेंगे। तो ये सब चीजें आपको स्टिक करना पड़ेगा, इसलिए आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहेगी और आप आसानी से कर सकते हैं। I think this is the most important part for the aspirants कि they should understand कि जो civil services है it's not ocean, though the information is ocean but you have to be very selective कि आपने उसमें से क्या pick करना है। Example, he has said that you should not confuse yourself into so much of the information, so less is always more in the examination. Moreover, he has emphasized on the value of the test, previous year and the syllabus. So if you stick to previous year syllabus and go for multiple tests, आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। सो करण, एक और सवाल पूछ रहे थे बच्चे मेरे से, दैट वाज के कितने घंटे पढ़ाई की जरूरत है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? प्रोबेबली यू आल्सो स्टडीड फॉर 14 to 18 आवर्स और व्हाट? सर आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं। इवन जब मैं स्टडी करता भी था इस एग्जाम के लिए, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, यार ये कितने घंटे पढ़ लेते हो, कितने 10 घंटे या 15 घंटे? बट मैं जो ऑनेस्ट आंसर तब भी था और आज भी है, मैं वही दे रहा हूँ कि कभी भी आप टाइम टेबल में आप आवर्स देख के स्टडी ना करो। जितना आपका वर्कलोड है वो देख के आप स्टडी करो। सपोज आप अभी एग्जाम में आपके 6 महीने पड़े हैं, आप आज सिर्फ न्यूज का करंट अफेयर्स देख रहे हो और ऑप्शनल कवर कर रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप 10-12 घंटे स्टडी करो। आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, आप चिल करो। और अगर आपका एग्जाम डेज चल रहे हैं, उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी करनी है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको बुक्स भी पढ़नी है, उसमें अगर आप सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे हो तो दैट्स अ क्राइम। आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कभी भी इसका एक फिक्स नहीं होता रूल कि हमें 6 घंटे ही पढ़ना है तो क्लियर हो जाएगा, या 15 घंटे ही पढ़ना है तो क्लियर हो जाएगा। आप हमेशा वर्कलोड डिसाइड करो कि आज मैंने इतना कवर करना है। अगर मैंने ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज का चैप्टर आज करना है, तो चाहे वो 3 घंटे में हो, चाहे वो 15 मिनट में हो, मुझे बस वो सिलेबस खत्म करना है। तो द स्टडी शुड ऑलवेज बी सिलेबस ओरिएंटेड एंड योर वर्कलोड ओरिएंटेड, नॉट योर टाइम ओरिएंटेड स्टडी। अच्छा, सो दैट मीन्स कि आप 14-16 घंटे वाला जो कन्वेंशनल वे है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे एंड स्टिल यू मैनेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ऐसे देखो, जो तो एग्जाम के दिन है, फिर मैं आपको सारा टाइम पढ़ता ही मिलूंगा। तो उस टाइम तो फोन्स भी स्विच ऑफ होते हैं एंड सभी से मिलना बंद, ईच एंड एवरीथिंग। आपको सोशली थोड़ा आइसोलेट होना पड़ता है। और जब एग्जाम के डेज नहीं है, आपको पता है कि अभी 2 या 4 महीने हैं एग्जाम्स में, देन यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। कोई जरूरत नहीं है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की। सो बताओ, रिक्रिएशन फिर आप कोई हॉबी भी परस्यू करते थे कि ऑल टाइम इनटू स्टडी ओनली? नहीं, हॉबी डेफिनेटली, हॉबी के बिना तो आई थिंक किसी की भी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। तो मेरी हॉबीज जैसे कि मुझे फिटनेस बहुत पसंद है, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, इंटरेस्टिंग। क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, इवन क्रिकेट मैचेस देखना भी बहुत पसंद है। कभी कभी तो अगर क्रिकेट मैच देखते देखते मैं अपना टेस्ट भी छोड़ देता था, कभी कभी ऐसे हो जाता था। बट ये है कि हाँ, हॉबीज के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है आपको। So it was a combination of smart work and hard work. So ऐसा नहीं है that you are continuously studying for so many hours और आप notes making भी कर रहे हो and then everything you are trying to do, but at the end of the day आप कुछ gain नहीं कर पा रहे हो उसमें से। So Karan, please explain us more about the hard work and the smart work difference जो आपने अपनी strategy में encompass किया था। स्मार्ट वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं उसका एक क्या मतलब होता है कि आप कम टाइम लगाकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो किसी काम से। हार्ड वर्क, ठीक है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, बट किसी को बहुत देर तक एक ही सिलेबस पढ़ता जा रहा है, उसको वो रिवाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मुझे एक ज्योग्राफी की बुक रिवाइज करनी है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं 3 घंटे लगाकर वो 200 पेज रिवाइज कर रहा हूँ, एज कंपेयर टू, अब मुझे पता है कि उसमें 10 या 12 मैप्स इंपॉर्टेंट हैं, 20-25 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने फोटोज क्लिक करके पीडीएफ रखा हुआ है, तो वो 3 घंटे लगाकर रिवाइज करना एज कंपेयर टू 20 मिनट लगा के वो पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करना। तो आई थिंक दैट इज हार्ड वर्क, दिस इज स्मार्ट वर्क। आप कम टाइम में ऑलमोस्ट सारी बुक रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही आप एग्जाम के डे पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो स्मार्ट वर्क की। जैसे कि आई रिमेम्बर मेंस का एग्जाम था, टाइम बहुत कम बचा था, तो मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से आता था वो अटेम्प्ट कर सकता था, या फिर जो बाकी के 2 क्वेश्चन है जो मुझे शायद थोड़े थोड़े आते थे
मैं तीनों में अटेम्प्ट कर सकता था, हम्म। लेकिन वो इतने अच्छे से ना हो पाते। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि अगर एक क्वेश्चन पे ही मैं सारा एफर्ट लगा दूंगा, हार्डली मुझे एवरेज से 2 या 3 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन उसको बहुत अच्छा ना करके इन 3 क्वेश्चन को मैं एवरेज एवरेज लिख दूंगा, तो मेरा टोटल स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। ट्रू ट्रू। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी स्मार्ट वर्क अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रिपरेशन में भी स्मार्ट वर्क अप्लाई कर सकते हैं, और इवन आई थिंक आप नोट्स मेकिंग जब करते हैं उसमें भी स्मार्ट वर्क आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो, जैसे कि सभी लोग जो न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, उसमें से कई ऐसी न्यूज़ होती हैं जो बार बार रिपीटेडली आती रहती हैं, तो उसके बार बार नोट्स बनाना, एज कंपेयर टू दैट आप लैपटॉप में नोट्स बनाओ। अगर कुछ उसमें चेंज है न्यूज़ इवेंट्स में, कोई अपडेट हुआ है, आप अपने लैपटॉप में ही उसको एडिट कर लो और सेव करके रख लो, क्योंकि इतने सारे नोट्स हम बनाएंगे वो रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आई थिंक स्मार्ट वर्क आप अप्लाई कर सकते हैं, कई तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका पर्पस एक होना चाहिए कि आपका टाइम कम यूज हो और आपका आउटपुट मैक्सिमम आ जाए। राइट। तो जो नोट्स मेकिंग आप करते थे तो आप डिजिटल नोट्स बनाते थे, राइट? Yes. सो यू वर नॉट इनटू हैंड रिटन नोट्स। Most of my notes were on the laptop, and some of them were on handwritten in my files. So were you using any particular application for notes making, or it was in general computer में? Like some of the applications which I used were Evernote. अच्छा, Evernote, very popular one. Evernote, and sometimes Cam Scanner also for Scanning. अच्छा. making all the PDF files of my notes and arranging all those notes. So another tip from Karan कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, you should prefer digital notes rather than conventional handwritten notes, क्योंकि उसमें फिर आप additions कर सकते हो, subtractions कर सकते हो, and then उसमें graphics भी add करके you can make your preparation more easier. So next करण, न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? हमने यही सुना है कि जब भी कोई बात करता है सिविल सर्विसेज की तो पहली बात ये दिमाग में आती है, द हिंदू पढ़ना शुरू कर दो। So you were also reading द हिंदू, या फिर आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते थे, या कॉम्बिनेशन लगाते थे? What was that? See, I think न्यूज़पेपर्स का एक बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर दे आस्क्ड इन द एग्जाम आर रिलेटेड टू करंट इवेंट्स। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, आपको करंट इवेंट्स की नॉलेज नहीं है, तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो डेफिनेटली एक न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। और एज कंपेयर टू मंथली मैगजीन्स, आई वुड से आप डेली एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। चाहे उसको आप इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो शुरू में, बट आपको एक हैबिट बनानी चाहिए कि आप वो न्यूज़पेपर डेली रीड करो। और उसके बाद जो मंथली मैगजीन्स हैं, उसका ये काम होगा कि आपको वो जो न्यूज में रहा है ऑल ओवर द मंथ, वो आपको रिवाइज करवा देगा अच्छे से। तो दोनों मेरे हिसाब से जरूरी हैं। और इवन एग्जाम डेज में लाइक आप पूरे 365 दिन के न्यूज़पेपर्स रिवाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आप ईयरली मैगजीन को रिवाइज कर लो। ये चीज हो सकती है कि आप न्यूज़पेपर्स को भी यूज करो एज अ हैबिट, और आप मैगजीन्स को यूज करो एज अ रिविजन। राइट। तो मतलब आप न्यूज के साथ या एडिटोरियल्स के साथ कंटिन्यूसली रूबरू होते जाओ, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप मैगजीन्स उठा लो और वो आपके लिए इजी हो जाएंगी, राइट? ऑल राइट। सो करण, आप फिर न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाते थे कि फिर करंट अफेयर मैगजीन से ही पढ़ते थे? नो, आई नेवर मेड नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर। उसमें क्योंकि देखो, न्यूज़पेपर में नोट्स अगर हम बनाएंगे, वो रेगुलरली न्यूज में आएगा, अपडेट होता रहेगा। तो इसी तरह से हमें अपने नोट्स भी बार बार बना के अपडेट करने पड़ेंगे। उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। अगर हम डायरेक्टली मैगजीन में से उसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो वो मैगजीन अपडेटेड नोट्स ही प्रोवाइड करती है। तो जब कोई और हमारे लिए काम कर रहा है, ये तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। राइट, वेरी नाइस। So another takeaway for you कि preparation has to be a combination of both newspapers as well as current affair magazines. So that's how Karan prepared. So Karan, the most interesting part must have been the interview session जो आपने experience किया। तो हमारे साथ कुछ share करो, how was the feeling and what was the experience? Interview board कैसे cordial थे कि grill कर रहे थे, and so thanks. See, जब मेंस का रिजल्ट आया मेरा, तो I was very happy because it was going to be my first interview for any civil services attempt, और पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे। बट सून ये इस चीज में चेंज हो गया कि हम प्रेपरेशन मोड में आ गए, बिकॉज हमारे इंटरव्यू और मेंस के रिजल्ट में ज्यादा टाइम नहीं था। देयर वर हार्डली अराउंड 10 days आई कुड गेट फॉर प्रेपरेशन ऑफ माई इंटरव्यू। तो उन दिनों में अच्छे से प्रेपरेशन हो गई थी। तो जब इंटरव्यू का देकर आए, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ग्रिलिंग रहा था कि जो बोर्ड मेंबर्स थे
उन्होंने काफी पॉइंट्स पर मुझे कोशिश किया कि डिबेट में लाकर प्रेशराइज किया जाए। और आई थिंक ये सभी एस्पिरेंट्स के साथ होता भी है। वो आपका टेस्ट करते हैं कि आपका कामनेस कितनी है आपके आंसर्स में, और अगर आप किसी पॉइंट को अपोज कर रहे हो डिबेट में तो आप उसको कितना रिस्पेक्टफुली और उसका लॉजिकली अपोज कर रहे हो। तो आई रिमेम्बर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे चेयरमैन सर ने जाते ही पूछा था कि करण यार तू तो इंजीनियरिंग छੱਡ रहे 3 साल बाद ਹੁਣ सिविल सर्विस ਚ आ रहे हैं ਤੇ ऐदा क्यों। ਤੇ then I answered them कि सर देखो आई नो आई वाज एन एवरेज इंजीनियर, तो सारी लाइफ एक एवरेज इंजीनियर बन के रहेंगे, उससे अच्छा है सिविल सर्विसेज में ट्राई करें। देन इवन दे काउंटर क्वेश्चन मी कि चल ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ तेरा। देन मैंने 2 मिनट लिए सोचने को। तो देन आई आंसर्ड कि सर देखो सिविल सर्विसेज में अगर एवरेज बन के रह जाऊंगा तो वो तो रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि जो मैं काम करूंगा रिजल्ट जो भी आएगा वेदर आई एम एन एवरेज और गुड सिविल सर्वेंट, बट अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन होगी बिकॉज मेरा कंट्रीब्यूशन एवरेज नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज 3 साल प्रेपरेशन की है, इतना स्ट्रगल किया है, अब सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला है तो इसकी वैल्यू बहुत है। तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कभी एवरेज नहीं रहेगा, एटलीस्ट पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहेगी। तो आई मस्ट से जैसे उन्होंने सवाल पूछा उससे भी बढ़िया जवाब आपने उनको दिया। देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए तो वहां आंसर अच्छा गया, कहीं कहीं पे आंसर इतना अच्छा नहीं गया बिकॉज तो एकदम से सामने से क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि आप इतना अच्छा आंसर उस टाइम नहीं दे पाते, इंटरव्यू के बाहर आके सोच लेते हो अच्छा आंसर। उन्होंने कई डिबेट्स भी स्टार्ट की थी, लाइक डेमोक्रेसी पे एक डिबेट चल गई वहां पर इंटरव्यू में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। तो उनके तरफ से एक बहुत एक्सट्रीम स्टैंड था और उन्होंने कई एग्जांपल्स भी दिए मुझे इस बात पे एग्री करने के लिए। बट मेरा एक स्टैंड मैंने ये रखा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, और आई थिंक इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको प्रेशराइज किया जाता है, आपको अपोज करना होता है बट एक रिस्पेक्टफुल वे में आपको अपोज करना होता है और अपनी बात के लिए लॉजिक देना होता है, कोई आर्ग्यूमेंट देना होता है कि अगर वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है तो वो क्यों नहीं है सही। तो मतलब उन्होंने आपको स्ट्रेच किया उस पॉइंट तक कि ताकि आप इम्पल्सिव हो जाओ, लेकिन आपकी लेसन था कि आप बहुत कामली एंड कंपोज्ड होके उनको आंसर कर रहे थे। तो ये थोड़ा इसका प्रेपरेशन का भी बेनिफिट बोल सकते हैं कि जो 10 दिन मिले प्रेपरेशन के उसमें इंटरव्यू की काफी प्रैक्टिस की, ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर हमने इसको प्रिपेयर किया, तो थोड़ा बहुत उसका भी बेनिफिट हुआ वहां पर। तो जैसा कि आप मुझे बता रहे हो मैं ये समझ पाया हूँ कि इट वाज मोर ऑफ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी रादर देन टेस्ट ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली, बिकॉज टेस्ट ऑफ नॉलेज तो ऑलरेडी वो मेंस में ले चुके हैं। मेंस के हमारे 7 लॉन्ग पेपर्स होते हैं, उसके अंदर हमको डेली 3 आवर्स राइटिंग करनी होती है, तो वहां पे नॉलेज का टेस्ट होता है, हमारा जो मेंटल प्रेशर लेवल है उसका टेस्ट होता है अच्छे से, तो बहुत चीजों का टेस्ट वहां हो जाता है। इंटरव्यू दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी वेदर दिस पर्सन इज फिट फॉर द सिविल सर्विसेज और नॉट, कि कल को अगर हम इस पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं, पावर दे देते हैं, तो क्या ये उस टाइम जब लोग इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं तो क्या ये उस टाइम पे प्रेशर में बकल कर जाएगा या फिर ये अपना फर्म स्टैंड रख पाएगा। राइट ट्रू। तो करण फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर देन रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद फिर रैंक आ गया, तो घर वाले तो बहुत ही खुश हुए होंगे। घर वाले डेफिनेटली बहुत खुश हुए एंड आपके फ्रेंड्स भी ऑफ कोर्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे। सो मेरा पूछना ये था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन योर प्रिपरेशन। तो मेरे रिजल्ट के बाद फैमिली में से सभी बहुत खुश हुए, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत कंग्रेचुलेट किया। और आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रिपरेशन में, बिकॉज आप देखो फ्रेंड्स और फैमिली सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप सारा टाइम कनेक्टेड रहते हो, और इस प्रेपरेशन में भी उनका जो मोटिवेशन है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि फैमिली का रोल आपके लिए नेगेटिव फैक्टर भी बन जाता है प्रेपरेशन में, लाइक किसी की फैमिली उसको अलाउ नहीं करती, लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल एस्पिरेंट्स वो ये चीज फेस करती हैं कि फैमिली अलाउ नहीं करती ज्यादा अटेम्प्ट्स देने के लिए बिकॉज उनकी एज हो जाती है या सम अदर रीजन। और ऑल्सो दिस इज द सेम फॉर फ्रेंड्स, जो क्योंकि अगर आप जब प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप खुद को सोशली आइसोलेट कर लेते हो, तो यूजुअली आप क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स अगर वो भी प्रेपरेशन में नहीं है तो वो आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस चीज में। तो आई थिंक ये चीज फ्रेंड्स और फैमिली को भी समझनी चाहिए।
फैमिली की तरफ से अगर आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है आपके प्रेपरेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली आपके प्रेपरेशन को बहुत बूस्ट अप करेगा और आपको कॉन्फिडेंट देगा। ऑल्सो द सेम इज द केस फॉर फ्रेंड्स। अगर तो आपके फ्रेंड्स भी एस्पिरेंट्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर नहीं भी हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो एक एस्पिरेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं, और स्पेशली आई वुड से कि जब जब फेलियर होता है तब एक एस्पिरेंट को बहुत जरूरत होती है फ्रेंड्स और फैमिलीज की, बिल्कुल। फैमिली की बहुत जरूरत होती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मोटिवेट किस तरह करना है, ये फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, इवन फैमिली का। सो आप इस मामले में लकी रहे, आई सपोज। Yes, I would say I was lucky because my family supported me throughout my journey. Some of my friends, they were very understanding, that they could understand my feelings during the preparation of this exam, and also during some of the failures which I encountered. सो ऑफ कोर्स दे शुड, क्योंकि फिर फ्रूट्स में जो हैप्पीनेस मिलती है उनको, वो भी उसके हकदार होते हैं और वो फिर उसको रिजॉइस भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, हाँ। बिकॉज अगर एक एस्पिरेंट को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है स्टडी के लिए और मोटिवेशन भी मिल रही है, तो इसका क्रेडिट काफी हद तक फ्रेंड्स को और फैमिलीज को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करण, कुछ हमारे एस्पिरेंट्स वर्किंग भी हैं एंड साइमल्टेनियसली वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ थ्रू आउट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप हमें बता रहे थे बिफोर इंटरव्यू दैट योर जर्नी वाज आल्सो नॉट दैट इजी। वुड यू लाइक टू शेयर दैट आल्सो विद अस? यस, जर्नी देखो, किसी के लिए भी ये जर्नी जो है, फेलियर हर कोई चाहता है कि फेलियर्स ना हो। कोई भी जब तैयारी करता है, कोई नहीं चाहता कि वो 5वें अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब क्लियर करना चाहते हैं। ये जर्नी डिफिकल्ट तब बन जाती है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं क्लियर होता, सेकंड में नहीं होता, उसके बाद का जो फेज है दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो दिस वाज योर्स? दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन पीसीएस। ओके। तो क्या है कि आप फेलियर से अपना सीखें, जो जिस वजह से आपका फेलियर हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव फेल्ड, वेदर इट इज इन प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि क्या आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं विच आर इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। और अगर आप क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं तो क्या आप उन क्वेश्चंस में से करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप मेंस में फेल हो रहे हैं तो आई थिंक आप पहले ये चेक करें कि आपकी स्पीड कितनी है लिखने की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनका मेंस नहीं क्लियर होता वो इस रीजन से कि वो पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो फर्स्ट थिंग आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना चाहिए, या फिर आप जो क्वेश्चन की डिमांड है अपना आंसर उस वे में लिखें, ना कि जो जो आंसर आपको पता है वो चीज लिखें। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इवन देन अगर स्टिल फेलियर हो रहे हैं तो हमें एक तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए और एक अपने अंदर बिलीफ चाहिए। ऑल्सो अगर आप ट्राई करें कि एक बैकअप प्लान आपके पास हो तो वो बेटर है। बैकअप प्लान जब तक आपका रहेगा, आप एकदम से मेंटल डिप्रेसिव स्टेट में नहीं जाएंगे। फेलियर के बाद आपके पास एक बैकअप प्लान रहता है, तो आप थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद आप वापस प्रिपरेशन में आ जाते हैं। और एट द एंड आई वुड से दैट इट्स लाइक अ जर्नी। अगर आप राइट पाथ पे हैं तो ऑब्वियसली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। ये होगा कि कोई आपके फ्रेंड्स हैं वो पहले पहुंच गए, बिल्कुल, आपको टाइम लग गया, बट अगर आपकी राइट डायरेक्शन है तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। ऑलराइट। तो आप तो बहुत टाइमली पहुंच गए हो, यू आर वेरी यंग, 24 इयर्स। आप कह सकते हैं, बट प्रेपरेशन को टाइम लगा है। एज वाइज आप कह सकते हैं कि 24 इयर्स एज है, बट प्रेपरेशन 2-3 साल की है। ओह अच्छा, सो यू वर वर्किंग आल्सो साइमल्टेनियसली और? Yes, I was working around 22 years of my age when I started teaching. So I was working as a part-time teacher. Part-time work मैं करता था for home tuitions ओह and अच्छा, सो दैट मींस आप होम ट्यूशंस भी देते थे एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर भी करते थे। yes, So aspirant, this is very impressive story of Karan, which he has just told that he used to work as well as prepare, and then he managed to crack the examination, which is really inspiring. I think ये जरूरी भी था बिकॉज जब फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पा रहा था एग्जाम, तो मैंने एक बैकअप प्लान रखने का सोचा। और सिंस एकेडमिक मेरा स्ट्रांग था इसलिए मैंने टीचिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हुआ और अच्छा भी लगा टीच करना, क्योंकि जब आप टीच करते हो एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू।
राइट। और आप खुद को अपडेटेड भी रखते हो टीचिंग करते करते। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी, इसलिए मैंने इसको अपना पार्ट टाइम करियर मान के इसको रन किया अलॉन्ग विद माय प्रिपरेशन। तो जैसे कि अगर हम 3 या 4 आवर्स निकाल लें अपने दिन के, उसमें मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था और अदर टाइम आई वाज इनटू प्रिपरेशन। फिर चाहे वो रात में टाइम मिले या फिर वो दिन में टाइम मिले, तो बाकी टाइम प्रिपरेशन में रहता था। बट आई आई कुड मैनेज 3 to 4 आवर्स ऑफ टीचिंग डेली। तो आपको जो 24 घंटे मिले आपने सारे दिए हुए थे कि ये मैंने प्रिपरेशन को देना है, ये मैंने हॉबी को देना है, ये मैंने अपनी करियर को देना है, लाइक ये मैंने अपनी ट्यूशंस को देना है, राइट। हाँ, कोशिश यही रहती है कि जितना मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना करें। तो करण, जाते जाते आप हमें बताइए कुछ टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स जो उनको आगे हेल्प करें। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही टिप्स देना चाहूंगा। देखो, फर्स्टली आप अपनी फिटनेस पे वर्क करें, बिकॉज ये एग्जाम ऐसा है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, आप टुवर्ड्स द एंड सफर करोगे प्रिपरेशन में। तो आप फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस, चाहे आप एक्सरसाइज करो चाहे आप मेडिटेशन करो, आप खुद को फिट रखें। सेकेंडली, मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी टॉपर को या फिर किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, बिकॉज टॉपर्स की जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी हम लेके अपने ऊपर अप्लाई करें। मान लीजिए अगर कोई टॉपर ने बोला कि ज्योग्राफी ऑप्शनल उसका था और उसके अच्छे स्कोर आ गए, लेकिन आप हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छे हैं, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल मत लो, आप हिस्ट्री ऑप्शनल से ही पेपर लिखो। और लाइक कोई बहुत महान व्यक्ति ने अगर बोल दिया कि आप शुरू में मुश्किल क्वेश्चंस करें, एंड में इजी क्वेश्चंस करें, तो अगर वो आपके लिए वर्क नहीं करता तो आप वो मत करो। तो बात ये है कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी रखो जिससे आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और लास्टली मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना इस एग्जाम को लेके कि यही बस जीवन का मकसद है, यही मेरी जिंदगी है। ऐसा इमोशनल नहीं होना, आपको बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो कि सिलेबस लो, स्टडी करो, एग्जाम के ट्रेंड्स एनालाइज करो, एग्जाम लिखो और क्लियर करके आगे निकलो। बहुत ज्यादा जब इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज को लेके, तो हम उससे थोड़ा डरने भी लग जाते हैं जब जब हमें फेलियर होता है। तो आई वुड से बस ये टिप्स आप माइंड में रखें, तो आई थिंक डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम। So thank you, Karan. This was the most enriching as well as inspiring interview for us as well as for our aspirants. तो आपने हमें PCS एग्जेक्टिव के साथ साथ UPSC सिविल सर्विसेज की भी टिप्स दी। Thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much, sir, for having me on this platform, Launchpad Education. Thanks a lot. Thank you.